ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज का और कल का जो लेक्चर है हमारा वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में, कि वेबसाइट डिज़ाइन किस तरह होती है और क्या चीज़ें उसमें हम लोग क्रिएट करते हुए देखते हैं, तो वो सारा कुछ आएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन या यूएक्स डिज़ाइन के बारे में। यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन या यूएक्स डिज़ाइन, आप लोगों के माइंड में क्या है इसको लेके, क्या समझ आती है कि ये क्या चीज़ है? ठीक है। जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो उनको साथ साथ मैं बताता जाता हूँ कि हम लोगों को अक्सर माइंड में यूएक्स डिज़ाइन या यूआई डिज़ाइन का सुनते हैं, तो वेबसाइट डिज़ाइन या यूआई डिज़ाइन या मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन की कुछ वर्डिंग या कुछ चीज़ें आती हैं कि अच्छा कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसको यूएक्स डिज़ाइन या यूआई डिज़ाइन कहते हैं। आज आप लोगों की ये चीज़ क्लियर करनी है मैंने कि यूआई और यूएक्स में क्या फ़र्क है, या फ़र्क है भी या नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, कौन करता है ये काम, वो सारा कुछ आज हम देखेंगे। सिर्फ अभी तक जो आपके माइंड में चीज़ होगी वो इतना होगा कि जी वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह जो हम कर रहे होते हैं उसको यूएक्स डिज़ाइन या यूआई डिज़ाइन वगैरह कह रहे होते हैं। ठीक है। सवाल मेरा आपसे ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन में और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में आपको क्या समझ आती है और क्या फ़र्क है, या अगर आपको लगता है कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं, तो भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये दोनों सेम चीज़ें। ठीक है जी। अभी जिन लोगों को आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, उनको बताने के लिए, जिन लोगों के लिए माइंड में थोड़ा ब्लर आइडिया, उनको क्लियर करने के लिए मैं साथ एक डेफिनेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे वो कहता है यूएक्स यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो फोकस करता है यूज़र की जर्नी पे। ठीक है, किस पे, यानी कि उसने जो सफ़र तय किया है एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, कि कौन कौन स्टेप्स उसने फॉलो किए हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, एक फॉर्म फिल करना है आपने, तो उस अप्लाई करने में, पूरी एप्लीकेशन सॉल्व करने में, उस पूरे जर्नी से गुजरने में आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई है, कितना आसान था वो, कितना मुश्किल था। ठीक है, इसको यूज़र एक्सपीरियंस कहेंगे। और यूआई क्या चीज़ है, यूज़र इंटरफेस जो है वो फोकस करता है प्रोडक्ट के सरफेस या प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी या उसकी जो ओवरऑल स्टाइलिंग है, जो लुक है, उस पर फोकस कर रहा होता है आपका यूज़र इंटरफेस। इसको और आसान अल्फाज में बताऊं तो इंटरफेस या यूज़र इंटरफेस वो चीज़ है जो हम यूज़र के सामने रखते हैं। ठीक है, यूज़र के सामने हम क्या रख रहे हैं, बटन्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, वो सब कुछ हम यूज़र के सामने रख रहे हैं, वो यूज़र इंटरफेस है। और यूज़र उससे क्या गेन कर रहा है, कैसा एक्सपीरियंस उसका हुआ है, और कितना आसान था उसको उन बटन्स को यूज़ करना, उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना, वो यूज़र एक्सपीरियंस है। तो दो चीज़ें आ गई हैं, एक यूज़र एंड के ऊपर है, एक हमारे एंड के ऊपर है। हम हैंडल क्या कर रहे हैं, हम यूज़र इंटरफेस हैंडल कर रहे हैं। यूज़र क्या देख रहा है, वो यूज़र एक्सपीरियंस को फेस कर रहा है। ठीक है, उसके सामने इंटरफेस आता है, वो इंटरफेस को यूज़ करता है और उसका एक एक्सपीरियंस जनरेट होता है वहाँ से। तो दो चीज़ें होगी, एक यूज़र इंटरफेस है, ये अलग चीज़ है जो हम क्रिएट करके दे रहे हैं। हम यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसको बेहतर बना सकते हैं। बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने यूज़र इंटरफेस को बेहतर बना के। जितना अच्छा हमारा यूज़र इंटरफेस होगा उतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस जनरेट होगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो चीज़ हम क्लाइंट के सामने रखते हैं, कस्टमर के सामने रखते हैं, यूज़र के सामने रखते हैं, वो यूज़र इंटरफेस है जो वो देख रहा है, जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है। और यूज़र उसमें क्या उसको फील आती है, उसको अच्छी लगी है चीज़, बुरी लगी है, वो यूज़र एक्सपीरियंस है। अक्सर लोग, अक्सर कंपनीज कह देती हैं हमें यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर चाहिए। इट्स नॉट अ सेम थिंग। यूज़र एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी, बहुत वास्ट फील्ड है। लाइक इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न इट 1 ईयर। आप एक साल में भी यूज़र एक्सपीरियंस नहीं सीख सकते। आपको बेसिक्स का पता होगा, आपको टर्म्स का पता होगा, लेकिन ये कहना है कि मैं यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान में भी इवन के 10-12 यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स अच्छे हैं। ठीक है, इंटरफेस डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा हैं। वो यूज़र इंटरफेस तो डिज़ाइन कर लेते हैं, अच्छे बटन्स लगा लेंगे, अच्छे कलर्स लगा लेंगे, लेकिन ये समझना कि यूज़र इसको देख के क्या फील करेगा, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए आपको यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर चाहिए। अब यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर कोई अलग चीज़ नहीं कर रहा होता, करता वो भी यही है, लेकिन वो क्या करता है, वो यूज़र एंड पे कर रहा होता है। वो यूज़र के सामने मल्टीपल सर्वेज रखेगा, मल्टीपल स्क्रीन्स रखेगा, वो उनसे पूछेगा आपको इनमें से कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके साथ। तो वो यूज़र के एंड पे जाकर काम कर रहा होता है। जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर होता है वो बिजनेस एंड पे काम कर रहा होता है, वो कंपनी के साथ काम कर रहा होता है। उन्होंने क्या चीज़ क्लाइंट को दिखानी है वो उसको खूबसूरत करके दिखा रहा होता है। यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर ऑन द अदर साइड
वो यूज़र के साथ काम कर रहा होता है, वो यूज़र से पूछ रहा होता है कि आपको ये चीज़ कैसी लगी है, आपको ये पसंद आई है कि नहीं आई है, कितनी मुश्किल है यूज़ करना, तो उसको यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर जो होता है वो हैंडल कर रहा होता है। जो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर होता है उसको यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना भी आता होता है और वो यूएक्स पे भी कर सकता है काम, ठीक है? वो दोनों काम कर सकता है। नॉर्मली जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर होता है वो यूएक्स पे काम नहीं कर सकता, उसको यूएक्स से डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करना या डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना नहीं आती होती। यूएक्स में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, क्लाइंट के हर रिस्पॉन्स को नोट डाउन करना पड़ता है कि उसको ये चीज़ कैसी लगी, वो चीज़ कैसी लगी। और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर जो होता है वो नॉर्मली सिर्फ डिज़ाइन पे काम कर रहा होता है, ठीक है? तो मेरे पास सर्टिफिकेशन है आईबीएम की तरफ से, उन्होंने मुझे सर्टिफाई किया है कि मैं यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर सकता हूँ। सो मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ पढ़ी हुई है, लेकिन जितना मुझे आता है उसको समराइज करके मेरी पूरी कोशिश है कि आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि ये चीज़ क्या है, ठीक है? तो हम थोड़ा सा उसको समझेंगे कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या चीज़ है, यूज़र इंटरफेस की तरफ साथ साथ आ जाएंगे। तो मैंने जैसे को पहले बताया कि आज हम लोग आज और कल का जो काम है वो वेबसाइट डिज़ाइन के ऊपर है। तो वेबसाइट डिज़ाइन से पहले मैं आपको थोड़ा सा टच देना चाह रहा हूँ कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या है। ऑल्दो के यूआई डिज़ाइन आपके कोर्स का हिस्सा है, यूएक्स डिज़ाइन आपके कोर्स में नहीं है, वो स्टिल मैं ऐड करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का भी पता हो कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, ठीक है? लेकिन इसको पढ़ने के बाद या एक लेक्चर के बाद ये नहीं समझ लेना कि आप यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर बन गए, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं आगे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। ये थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि यूएक्स जो है वो आपका जर्नी है ओवरऑल, कि आपका जो यूज़र है वो जब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपनी जो उसकी प्रॉब्लम थी वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल फ़ोन घर लेके आता है, ठीक है? और वो उसको अनपैक करता है, अनबॉक्स करता है, उसको ओपन करता है, मोबाइल को ओपन करता है, उसको यूज़ करता है। तो वो सब कुछ करने में उसको कितनी मुश्किल फ़ेस हुई है, क्या सिम लगाने में मुश्किल थी, वो सिम कार्ड डालना मुश्किल था, वो भी यूज़र एक्सपीरियंस है। इसमें ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें कि यूज़र इंटरफ़ेस जो है वो सिर्फ़ वेबसाइट पे होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप इवन के एक गिलास में पानी भी डाल रहे होते हैं, उस गिलास में पानी डालना कितना आसान था आपके लिए, आप जिस कंटेनर से पानी डाल रहे हो क्या ईज़िली पानी डल गया था या मुश्किल थी? वो चीज़ भी आपके लिए यूज़र इंटरफ़ेस और यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है? आप केचअप की बॉटल यूज़ करते हो, वो भी यूज़र इंटरफ़ेस और यूज़र एक्सपीरियंस है कि उन्होंने क्या बॉटल क्रिएट की है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ठीक है? आप इवन के कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इवन कि आप नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, तो एक टी-शर्ट पहनना कितना आसान था, एक ड्रेस शर्ट पहनना कितना आसान है, वो यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफ़ेस है और ये इसी तरह सारे क्रिएट होते हैं। हम लोगों को बात समझ आती है कि शायद जो वेबसाइट है वो सिर्फ इंटरफेस है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो एक्सपीरियंस क्या चीज़ है कि क्लाइंट ने कैसा फ़ील किया उस चीज़ से, ठीक है? और इंटरफेस क्या चीज़ है, हमने क्या बनाया उसके लिए। ये आगे चल के आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। ये मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि पहले केचअप की बॉटल जो थी वो इस तरह की थी, ठीक है? शीशे की बॉटल थी और सिंपल उन्होंने एक बॉटल की शेप के अंदर केचअप दिया हुआ था। सो क्या हुआ, एक इंटरफेस डिज़ाइन किया गया, ठीक है? डिज़ाइन की गई यूज़र के लिए चीज़। यूज़र ने इसको यूज़ किया, ठीक है? उसको क्या मसला आया कि जब केचअप थोड़ा रह जाता है, यहाँ पे केचअप रह जाता है, तो बॉटल उल्टी करके उसको बार-बार धक्का देना पड़ता है कि केचअप इससे बाहर आ जाए, ठीक है? आप बैठे रहते हैं, केचअप बाहर नहीं आता या आपको कोई चम्मच वगैरह यूज़ करके इसमें से केचअप निकालना पड़ता है, जब इसमें बिल्कुल थोड़ा केचअप रह जाता है, ठीक है? तो वो एक एक्सपीरियंस था, यूज़र एक्सपीरियंस था जो यूज़र फेस कर रहा था, उसको मसला पेश आ रहा था कि यार इसमें से बहुत सारा केचअप जो है वो ज़ाया चला जाता है। तो इंटरफेस बनाने वाले ने क्या किया कि उसने इसका इंटरफेस बेहतर कर दिया, उसने इंटरफेस ऐसा बना दिया इसका कि अब की बार बॉटल उसने उल्टी डिज़ाइन कर दी कि केचअप जो ख़त्म भी हो रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो आप सिंपल बॉटल प्रेस करोगे और प्लास्टिक की बॉटल में कन्वर्ट होगी कि बॉटल सिंपल प्रेस करेंगे इसमें से तो जितना भी केचअप होगा वो बाहर आ जाएगा। इस सिनेरियो में केचअप ज़ाया नहीं हो रहा, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही इसमें से केचअप निकालने में। अब पहले उसके माइंड में ये आइडिया नहीं आया, इंटरफेस डिज़ाइन करने वाले के माइंड में पहले ये आइडिया नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यूज़र ने प्रॉब्लम फेस ही नहीं की, ठीक है? उसने जब यूज़र के सामने चीज़ रखी ही नहीं, उसको फीडबैक ही नहीं मिला, तो उसके माइंड में ये आइडिया नहीं आया। आइडिया कब आया? जब यूज़र की तरफ से आउटपुट आया कि आपने ये जो बॉटल डिज़ाइन की है, इसमें हमें ये मसला आ रहा है, ठीक है? तो उसने क्या किया कि उसने फिर नया इंटरफेस डिज़ाइन किया कि अच्छा एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ आई है, ठीक है? अब क्या हुआ, ये डिज़ाइन की गई पहली प्रोडक्ट, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट थी या बिज़नेस की क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक ऐसी बॉटल चाहिए जिसमें केचअप हो। यूआई डिज़ाइनर ने क्या किया, सिंपल एक बॉटल बना दी शीशे की, जी ये लें बॉटल और इसमें आपको केचअप मिल जाएगा। अब क्या हुआ, यूज़र ने जब इसको यूज़ किया, ठीक है, उसने यूज़ किया, उसने एक एक्सपीरियंस गेन किया कि यार इसमें से ना केचअप निकालना बड़ा मुश्किल है। तो फिर उन्होंने यूज़र इंटरफेस वाले ने क्या किया और यूज़र ये जो इंटरफेस वाले डिज़ाइनर ने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है,
वो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर के साथ मिल के किया है, क्योंकि एक्सपीरियंस डिज़ाइनर ने बताया कि जी आपकी जो बॉटल आप बना रहे हो उसमें ये मसाइल पेश आ रहे हैं। तो फिर दोनों ने मिलके एक एक्सपीरियंस डिज़ाइन किया, और जो कि अब ये है। अब ये वो लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं कर रहे, अब ये एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमें एक ऐसी बॉटल चाहिए जिसमें से आसानी से केचप निकाला जा सके और ज़्यादा टाइम ना लगे उसमें, ठीक है। अब ये पूरा एक एक्सपीरियंस डिज़ाइन हुआ है। यहाँ क्या था, यहाँ प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रही थी, यहाँ पे इंटरफेस डिज़ाइन हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस डिज़ाइन हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये एक और एग्जांपल है कि हम यूज़र के सामने क्या चीज़ रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उसको वैसे ही यूज़ करेगा, ठीक है। हमने यूआई रखा उसके सामने, ऐसे एक पाथ डिज़ाइन किया प्रॉपर, बड़े पैसे लगा के एक इस तरह सीमेंटेड पाथ क्रिएट किया, लेकिन यूज़र के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मेरा इससे टाइम बचता है। आई एम नॉट श्योर कि इधर से गुजरने में उसने टाइम बचा के क्या कर लिया है, बट वी आर ह्यूमंस, हमें शॉर्टकट ईजी लगते हैं। सो यूज़र ने क्या किया कि उसको यहाँ से घूम के जाना आसान ना लगा, उसने यहाँ से गुजरना शुरू कर दिया। आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस तरह के पाथ क्रिएटेड होंगे और लोग ऐसे ही करते हैं कि यहाँ से कट करके जाते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए, यूज़र को कंफर्म करने के लिए कि वो इधर से ही ना गुजरे, इधर से ही गुजरे, उन्होंने यहाँ पे सारी जालियाँ लगा दी, ठीक है। उन्होंने बाउंड कर दिया अपने यूज़र को कि नहीं, ये जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है आपने वही यूज़ करना है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे सारी जालियाँ लगा दी हैं, और अगर आप दरमियान में से गुजरते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ फाइन है, ठीक है। लेकिन बेहतर क्या था कि आप डिज़ाइन ही इसको सर्कुलर शेप में करें, जैसे नॉर्मल गार्डन्स वगैरह के अंदर होता है। ये स्क्वायर बॉक्सी शेप्स जो होती हैं वो इंसानों को इजी नहीं लगती। अगर आप यहीं पे यूं करके पाथ क्रिएट कर देंगे और इस जगह को बेशक राउंड यूज़ करके यहाँ पे घास लगा लें, इसको बेहतर डिज़ाइन किया जा सकता है, तो यूज़र ज़रा ईजी फील करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं नहीं भाई, जो मैंने डिज़ाइन बनाया है मैं उस पर और पैसे लगा के यहाँ स्टील की बाउंड्री लगा दूंगा, लेकिन तुमने यहाँ से नहीं गुजरना। तो ये जो एक चीज़ है उसमें मसला यही है कि हम लोग अपने यूज़र को बाउंड कर रहे होते हैं कि आपने मेरा ही डिज़ाइन यूज़ करना है, जो आपका एक्सपीरियंस है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि हमें यूज़र का एक्सपीरियंस देख के उसको फिर कन्वर्ट करना चाहिए अपने डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये यूआई और यूएक्स डिज़ाइन का आपका एक और फ़र्क है कि हम लोग जो रियल लाइफ में चीज़ें देख रहे होते हैं वो भी इसी तरह डिज़ाइन की जा रही होती हैं कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है और एक्चुअल में उसका डिज़ाइन क्या था। इसीलिए टाइम के साथ साथ आपकी हर चीज़ डिफरेंट डिज़ाइन में चेंज हो रही होती है, और मेन जो फ़र्क होता है वो यही होता है कि आपका जो यूज़र है उसको कैसा फील हो रहा है उसको यूज़ करने के बाद, ठीक है। अभी होप कि यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़र्क फील हो गया होगा कि यूज़र इंटरफेस में और यूज़र एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है। यूज़र इंटरफेस के वो चीज़ जो हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से बना दी, एक्सपीरियंस वो चीज़ के क्लाइंट ने जब उसको फेस किया, उसको यूज़ किया, उसके बाद उसने बताया कि मुझे इसमें ये मसाइल फेस आ रहे हैं, ये मसाइल पेश आ रहे हैं, तो हम फिर दोबारा जो चीज़ डिज़ाइन करते हैं वो यूज़र एक्सपीरियंस में काउंट हो रही होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि आप लोगों के पहले ऐसा था कि हमारे आसपास जो नॉर्मल परचून की दुकानें या किराना स्टोर वगैरह होते थे, हम वहाँ से डेली अपने घर की शॉपिंग करते थे, ठीक है। रेगुलर जो भी शॉपिंग हमें करनी है, कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है या हमने महीने की शॉपिंग करनी है, तो हम यहाँ से कर लिया करते थे नॉर्मल दुकान से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि आबादी इंक्रीज़ हो रही है और नया एक फैशन ट्रेंड आ गया, या समझ लें कि ट्रेंड ये कह लें कि बड़े मॉल्स क्रिएट होना शुरू हो गए जिन्होंने हर तरह की प्रोडक्ट आपको देना शुरू कर दी, ठीक है। ये मैं तकरीबन 5-6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। करते करते बड़े मॉल्स आए, लोगों ने कहा जी ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक ही मॉल में सब कुछ मिल जाता है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है कि उन्होंने काउंटर्स क्रिएट कर दिए कि आप बड़े आराम से अपनी टोकरी में चीज़ें रखेंगे और काउंटर में लाइन में लग जाएंगे, ठीक है। आपने देखा जी बड़ा कोई, ये तो यूरोपियन अमेरिकन स्टाइल की यहाँ पर तो शॉपिंग हो रही है, हम भी यहीं से शॉपिंग करेंगे। बहरहाल करते करते मसला क्या पेश आया कि वहाँ पे लाइंस लगना शुरू हो गई काउंटर्स पे, ठीक है। काउंटर पे मल्टीपल लाइंस लगना शुरू हुई। उन्होंने क्या किया, शॉप वालों ने, उन्होंने इंटरफेस से क्रिएट किया था कि काउंटर होगा, वहाँ पे अपना चेकआउट करवाओगे। इंटरफेस में मसला क्या आया कि वहाँ लाइन लगना शुरू होगी। उन्होंने एक्सपीरियंस देखा कि यूज़र को वेट करना पड़ रहा है, उन्होंने काउंटर बढ़ा दिए, ठीक है। काउंटर बढ़ते गए, उससे क्या हुआ कि अब लाइंस कम होगी, बट स्टिल आबादी ज़्यादा है। टाइम के साथ साथ वो काउंटर्स भी बढ़ना शुरू हो गए, उन काउंटर्स के अंदर भी लाइंस लगना शुरू हो गई। अब काउंटर में मसला क्या था कि अगर आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं तो आपको इसका भी वेट करना पड़ रहा है, इसका भी वेट करना पड़ रहा है, इसका भी वेट करना पड़ रहा है, और फिर आपकी 2 प्रोडक्ट्स का टाइम आ रहा है। तो इसमें इशू ये था कि अगले की 10 प्रोडक्ट्स, इसकी 50 प्रोडक्ट, इसकी 60 प्रोडक्ट्स, आपको इन सारी 120 प्रोडक्ट्स का वेट करना पड़ रहा है, और 2 आपकी अपनी भी हैं, ठीक है। ये सारी चेकआउट करेंगे तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। सो इसलिए इससे बचने के लिए उन्होंने मल्टीपल काउंटर्स क्रिएट किए, उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर
कुछ मॉल्स ने क्या किया, उन्होंने एक्सप्रेस काउंटर्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। एक्सप्रेस काउंटर्स में क्या था कि अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं तो आप उन 10 प्रोडक्ट्स या 10 से कम प्रोडक्ट्स हैं तो आप एक्सप्रेस काउंटर पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपका जल्दी चेकआउट हो जाएगा, आपको इन सारों का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि अब ये एक्सप्रेस काउंटर पहले नहीं क्रिएट किया गया था, उनके माइंड में चीज़ ही नहीं आई थी कि जी इस तरह की ज़रूरत पेश आएगी, वो इंटरफेस का पार्ट ही नहीं था। लेकिन जब यूज़र ने एक्सपीरियंस किया इस इशू को कि हमें वेट करना पड़ रहा है, तो डिज़ाइनर्स ने फिर एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट किया जहाँ पे क्या था कि आपके पास एक्सप्रेस काउंटर का एक ऑप्शन मौजूद किया, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमें पहले ये चीज़ माइंड में नहीं आएगी जब तक हमारी प्रोडक्ट जो है वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब इंटरफेस क्रिएट हो रहा होता है वो यूज़र के फीडबैक के बाद इम्प्रूव होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ बना दी है और आप इम्पोज करोगे कि भाई यही है, यूज़ करना है तो करो, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं वो चीज़ नहीं आती, हम लोग उसको बेहतर बनाते हैं, ठीक हो गया। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शुरू में मोबाइल्स थे हमारे पास, मैं एग्जांपल से ज़्यादा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड से ये चीज़ निकल जाए कि इंटरफेस जो है वो सिर्फ वेबसाइट पे बनता है। हम लोगों ने मोबाइल्स यूज़ करना स्टार्ट किए, ठीक है। आप लोगों में माइट भी कुछ लोगों के पास बहुत पुराने 33 वगैरह से आपने मोबाइल यूज़ करना शुरू किया हो। वहाँ पे क्या था कि आपके मोबाइल पे जो पासवर्ड लगा करता था वो आपके पास पासवर्ड समझ लें कि सिर्फ पिन कोड की तरह था कि आप लोग कुछ नंबर्स या कुछ न्यूमेरिक नंबर्स पासवर्ड के तौर पे रख सकते थे, ठीक है। हम लोगों ने कोई भी अपना पासवर्ड 6 डिजिट्स का 7 डिजिट्स का वो रख लिया। उसमें मसला ये था कि हमें थोड़ा टाइम लगता था उसको टाइप करने में, ठीक है। वो हमने एक देखा, एक चीज़ थी उसमें बड़ी मुश्किल। करते करते टच स्क्रीन मोबाइल्स आए, एंड्रॉयड, HTC ने मोबाइल के अंदर वो चीज़ निकाली कि आप लोग पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने कुछ डॉट्स बना दिए और उन डॉट्स को अगर आप मूव करेंगे या उन डॉट्स पे फिंगर मूव करेंगे तो आपका एक पैटर्न क्रिएट होगा जिससे आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। लोग बड़े हैरान हुए कि ये तो बड़े मज़े की चीज़ आ गई, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और हर कोई ये शौक रखता था कि मेरे पास इस तरह का मोबाइल हो जिसमें पैटर्न क्रिएट करके मोबाइल अनलॉक करूँ। बहरहाल उसमें भी मसला आ गया, यूज़र की तरफ से इशू ये आया कि जी मैं जब पैटर्न क्रिएट करता हूँ तो मेरे साथ वाला बंदा देख लेता है वो पैटर्न और वो उस पैटर्न को यूज़ कर लेता है और उसको पैटर्न पता चल जाता है। तो क्या हुआ, उन्होंने एक और ऑप्शन दे दी कि आपका पैटर्न हाइड हो जाएगा, कि आपको पैटर्न नज़र नहीं आएगा और आप पैटर्न जो क्रिएट कर रहे होगे वो विजिबल नहीं होगा। उनके नई अपडेट में ये चीज़ आ गई। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जी पैटर्न क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, उसमें भी टाइम लग जाता है, ये है वो है। आईफोन ने एक और नई चीज़ निकाल दी कि आपके पास फिंगर प्रिंट सेंसर जो है आपके पास, आप उससे मोबाइल अनलॉक कर सकते हो। आईफोन 5 में उन्होंने ये चीज़ दी थी और दुनिया बड़ी हैरान हुई थी कि ये क्या नया एक ऑप्शन आ गया कि आप अपने फिंगरप्रिंट से मोबाइल अनलॉक कर सकते हो। सैमसंग ने S5 के अंदर वो ऑप्शन दे दी, करते करते वो एक स्टैंडर्ड बन गया जी, फिंगरप्रिंट तो हर मोबाइल के अंदर होता ही है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी सबको कि जी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम बड़ा इजीली अपने थंब से मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं। उसमें एक नया मसला आ गया कि जी मैं सो रहा होता हूँ तो मेरी बेगम जो है मेरा मोबाइल अनलॉक कर लेती है। फिर एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ गया, जो मोबाइल कंपनी थी उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया कि आप अपनी आइज़ जो हैं, अपनी आइज़ के साथ वो मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं, जिसको रेटिना डिटेक्शन कहते हैं कि आप अपने मोबाइल जो आँख है उसके रेटिना के साथ फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। अब उस मसला ये था कि वो सेंसर काफ़ी समझ लें कि एक्सपेंसिव है और ये S7 या S8 में सैमसंग ने देना शुरू किया था। तो उसमें ये मसला था कि जी ये एक्सपेंसिव बन रहा है, इसकी वजह से हर मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन नहीं आ सकता। उन्होंने फिर सॉफ्टवेयर को बेहतर करके फेस डिटेक्शन का ऑप्शन दे दिया कि आपका जो फेस है उसको डिटेक्ट करके वो अनलॉक करेगा। उसमें आपकी आइज़ ओपन होनी चाहिए और आपका जो फेस है वो डिटेक्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी एक ऑप्शन ऐड की गई फेस अनलॉक के साथ। इसमें फिर ये मसला था कि चाइनीज़ जो थे वो सारे जैसे नज़र आते हैं, तो उसमें अक्सर जो थे उनका मिक्स होके मोबाइल अनलॉक हो रहा था। बहरहाल वो बेहतर किया गया उस पूरे ऑप्शन को। वो टाइम के साथ सॉफ्टवेयर बेहतर होता गया क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें जितना डाटा ज़्यादा जाएगा वो उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। उसके अलावा ये था कि अब कुछ लोग कहते थे जी हम मोबाइल की बैक साइड पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है वो स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, उसमें ज़रा जल्दी अनलॉक हो जाता है। मैंने अभी ये Note 10 Plus लिया था तो उसमें स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन था अनलॉक करने का। तो उसमें मसला ये कि जिस तरह जितनी जल्दी आप लोग नॉर्मल जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है उसमें काम करते हैं उतनी जल्दी स्क्रीन वाला काम नहीं करता, क्योंकि स्क्रीन की जो सिस्टम है वो अलग तरीके से है, वो उनका पूरी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। उन्होंने चीज़ तो क्रिएट कर दी है बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी नॉर्मल आपके फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहे होते हैं। बहरहाल टाइम के साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब जो फेस का आपका इशू था उसमें ये मसला था कि रात को मैं फ़ोन अनलॉक नहीं कर सकता क्योंकि अंधेरा होता है, मोबाइल मुझे देख नहीं सकता। फिर आईफोन ने उसको और मज़ीद बेहतर किया
उन्होंने उसके अंदर ऑप्शन दे दिया कि आप रात को भी मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं। अभी एक्सपीरियंस यहीं पे था कि एक नया मसला जनरेट हो गया कि कोरोना आ गया और लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। अब जी मैंने मास्क पहना होता तो मेरा ही जो मोबाइल है वो मुझे डिटेक्ट नहीं करता। बहरहाल आईफोन इससे बेहतर ऑप्शन लेके आ रहा है, इसमें आपने मास्क भी पहना होगा तो आपका जो मोबाइल है वो अनलॉक कर देगा। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब कहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि हम इवन के जो नए मोबाइल्स आ रहे हैं उनमें ये ऑप्शन है कि मोबाइल को उठाते हो वो खुद ही आपका जो आपने कोई बटन भी प्रेस नहीं करना, आपका खुद ही जो है वो फेस को देख के अनलॉक कर देगा। मेरे मोबाइल में भी ऑप्शन है, आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा कि लिफ्ट टू अनलॉक वाला ऑप्शन आ गया कि सिंपल आप मोबाइल उठाओगे वो खुद ही सारा कोई डिटेक्ट करेगा, आपके फेस को डिटेक्ट करेगा और अनलॉक कर देगा। आपने कोई बटन भी प्रेस नहीं करना। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? हम 8 डिफरेंट बटन प्रेस करते थे तब जाके हमारा मोबाइल अनलॉक हो रहा था। अब क्या है, मोबाइल उठाया और वो अनलॉक हो गया। तो ये हमारे एक्सपीरियंस के बाद चीज़ें क्रिएट हो रही हैं और करते करते हमारे पास ये ऑप्शन आते जा रहे हैं कि हम लोग अपने जो मोबाइल्स हैं वो बेहतर अनलॉक कर सकते हैं, उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस बेहतर होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इंटरफेस हमारा जो है वो हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ चेंज हो रहा है। पहले दिन ऐसी ऑप्शन नहीं आई थी कि मोबाइल उठाओगे तो अनलॉक हो जाएगा। पहले दिन हमें एक ऑप्शन दी गई, एक इंटरफेस दिया गया कि ये तरीका है, आप मोबाइल पर लॉक लगा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, टाइम के साथ साथ उसको मजीद बेहतर किया गया, ठीक हो गया। अब ये सारा मसला शुरू कहाँ से हुआ और मेन जो चीज़ है कि वेबसाइट डिज़ाइन में ये चीज़ कहाँ से आई। हम लोग काउंटर डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं। हम लोग मोबाइल डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम लोग इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे जो कि वेबसाइट के ऊपर या स्क्रीन इंटरफेस जिसको कहा जाता है वो चीज़ है। तो हम लोग बात करेंगे स्क्रीन इंटरफेस की कि जो चीज़ स्क्रीन पे दिखाई जा रही है उसका इंटरफेस कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। सो अब मज़े की चीज़ ये है इसके अंदर कि हमारे पास मैकिन्टॉश जो एप्पल मैकिन्टॉश था, यानी कि एप्पल के ही जो सिस्टम से जो मैक कहा जाता है इसको, एक्चुअली इसका नाम था मैकिन्टॉश। उन्होंने एक नई चीज़ जनरेट कर दी जिसका नाम है जी ये माउस, ठीक है। उन्होंने ये माउस एक जनरेट किया जिसके अंदर आपको ये ऑप्शन दी जा रही थी कि आप क्लिक करके कोई भी कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले कमांड लाइन इंटरफेस था कि जहाँ पे आप टाइप करके कीबोर्ड से बताते थे कि जी प्रिंट कर दो, सेव कर दो, सेव लिखा, प्रिंट लिखा, तो हमारा जो इंटरफेस को पता चल गया कि अच्छा क्या काम करना है। एप्पल मैकिन्टॉश ने एक नई चीज़ निकाली, उन्होंने नया इंटरफेस निकाला और इसी के साथ साथ विंडोज़ आएगा, विंडोज़ 95 से, जिसके अंदर ये ऑप्शन आया कि आप लोग क्लिक करके काम कर सकते हैं, ठीक है। कि आपने एक बटन पे क्लिक किया है तो उससे वो चीज़ हो जाएगी, सेव करना है, प्रिंट करना है, क्लिक किया वो सेव होगी, प्रिंट होगी। आप में से अगर किसी ने स्टीव जॉब्स की मूवीज़ देखी हो, आई गेस स्टीव जॉब्स ही है नाम उसका, वो अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें भी आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे कैसे इन्होंने पूरे ये सिस्टम्स क्रिएट किए। इस तरह की मूवीज़ देखा करें ताकि आपको एक पता चले कि टेक्नोलॉजी किस तरह से जनरेट हुई है और एक जो एंटरप्रेन्योर है या एक बिजनेस पर्सन है उसमें पैशन कितना होता है और वो कितनी मुसीबतें फेस करता है, तभी आप लोगों में मोटिवेशन आएगी। बहरहाल हुआ क्या कि उसके बाद जब क्लिक का ऑप्शन आ गया तो मसला ये जनरेट हो गया कि कौन से बटन को कहाँ रखा जाए और किस बटन की कहाँ प्लेसमेंट ठीक रहेगी। तो उसके लिए फिर यहाँ पे सारा मसला जनरेट हुआ। अब क्या था कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर जनरेट करते थे तो उस सॉफ्टवेयर के यूज़र्स को ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह यूज़ करना है, ये जो सॉफ्टवेयर हमने आप लोगों के लिए बनाया है उसको इस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर चीज़ क्या हुई कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ रही है कि सॉफ्टवेयर ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है। तो वहाँ तक बात ठीक थी। एक नया मसला जनरेट हो गया, इंटरनेट आ गया। अब इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट जब क्रिएट हो रही है तो वो वेबसाइट आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक वीडियो बना के दें साथ में, जी आपने ये वेबसाइट ऐसे यूज़ करनी है या ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। पॉसिबल ही नहीं है, पूरी दुनिया में वेबसाइट जाएंगी, हर बंदा इंटरनेट के ऊपर चीज़ यूज़ करेगा। तो फिर क्या हुआ, इंटरफेस बनाने वाले के माइंड में जो चीज़ आ रही थी, जितनी समझ आ रही थी, उसने उस तरह की वेबसाइट्स क्रिएट करना शुरू कर दी। ये आपके सामने ईबे की वेबसाइट थी, पुरानी जो वेबसाइट है वो इस तरह की थी इनकी, ठीक है। अब इसमें क्या था, उसने अपनी तरफ से बड़ा आसान इंटरफेस क्रिएट किया कि जी जो चीज़ बंदे को चाहिए वो उसके सामने हो। आज का यूज़र जब ये चीज़ देखता है तो उसको समझ नहीं आती कि मुझे चाहिए क्या था और मैं ईबे पे करने क्या आया था। इतना कुछ देख के वो भूल जाता है। अब इसमें क्या है, हर चीज़ यहाँ पे आपके पास डॉल्स की ऑप्शन है, कॉइन्स की ऑप्शन है, व्हीकल्स हैं, आपके पास डेल नोटबुक्स हैं, सोनी के डिजिटल कैमरास हैं, हर चीज़ उसने सामने रख दी है। ईबे क्या है, ईबे जस्ट लाइक OLX है कि आपका OLX तो काफ़ी बाद में आया है। ईबे एक पुरानी वेबसाइट है, पाकिस्तान में ये यूज़ नहीं होती। यूरोपियंस और अमेरिकन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सेकेंड हैंड चीज़ें सेल करने के लिए, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक OLX बट इसमें थोड़ा सा जो चीज़ें हैं
वो थोड़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सब कुछ उसने सामने रख दिया, ठीक है। ये पुराने डिज़ाइंस हैं, उस टाइम इंटरफेस इस तरह का था। करते करते यूज़र ने कहा कि यहाँ पे तो ये चीज़ें समझना और ये चीज़ें देखना बहुत मुश्किल है, इसमें नहीं समझ आ रही कि क्या चीज़ कहाँ हो रही है, तो आप इस के डिज़ाइन को बेहतर करें। ईबे ने डिज़ाइन को बेहतर करना शुरू किया, करते 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 वो अब इस डिज़ाइन पे आ गए, और अब जो उनका रिसेंट डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का है कि इन्होंने यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट कर दी, उनके जो फीचर प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं, और उन्होंने बाकी जो आपके पास कोई और आपको चीज़ चाहिए उन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन कर दी है। तो उन्होंने एक बेहतर एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर दिया है। स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से। ये डिज़ाइन बनाते हुए भी उनको लग रहा था कि हमने एक आसान डिज़ाइन बनाया है, लेकिन जब एक्सपीरियंस हुआ और क्लाइंट ने बताया कि नहीं जी हमें ये चीज़ समझ नहीं आती, तो उसके बाद यहाँ तक उनका डिज़ाइन पहुँच गया, ठीक है। माइट भी आज से 10 साल बाद हमें ये डिज़ाइन भी अजीब लगे कि ये तो बड़ा मुश्किल डिज़ाइन है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों में से हम और बेहतर डिज़ाइंस निकाल के और बेहतर ऑप्शंस दिखाएंगे। आगे आगे जो फ्यूचर है, मैं कुछ कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ और हम लोग एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैं आपको अभी वो चीज़ दिखाऊँ, मैंने पहले ओपन नहीं की हुई, मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो फ्यूचर है आपकी वेबसाइट्स का, और आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इस तरह के भी डिज़ाइंस आ रहे हैं। मुझे जस्ट एक सेकंड दे, मैं आपके सामने वो वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये यहाँ मेरे पास, एक सेकंड, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वो डिज़ाइन भी देखो ताकि आपको पता चले कि फ्यूचर कहाँ है। जस्ट अ सेकंड। ठीक हो गया। ओके, ये है। सो ये देखिएगा डिज़ाइन आप लोग, ये भी लोड हो रहा है, इसको लोड होने दें ज़रा। ओके, सो एडिडास का ये एक उन्होंने फुट लॉकर ने मिल के एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, और ये डिज़ाइन है, ये वेबसाइट आपके पास, ये देखें माउस मूव कर रहा हूँ और ये आपके पास उन्होंने एक इंटरेक्शन क्रिएट की हुई है। अब इसमें से आप किसी भी क्लिक करते हो यूँ, तो ये उसका पूरा बता देगा कि आपका जो डिज़ाइन है इस अपर का वो किस तरह से है। मैं जैसे स्क्रॉल करता जाऊँगा, ये देखें, ठीक है, माउस के साथ साथ उन्होंने आपको हर तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखें, आपको दूसरे वाला देखना है, आप यहाँ से दूसरा देख सकते हैं। स्क्रॉल करते जाएंगे, मज़ीद नीचे ऑप्शन आते जाएंगे, आपको पूरा फैब्रिक, पूरी चीज़ जो है वो उसके राउंड आपको दिखाएगा कि आगे से, पीछे से, बैक से किस तरह की डिज़ाइन हुई। ठीक हो गया। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू टाइप योर नेम, आपका नाम भी यहाँ लिखा जा सकता है, ये बैक पे आपका नाम भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और मज़ीद इसकी कलेक्शन दिखा रहा है वो, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने कम्प्लीटली डिज़ाइन की हुई है। ये फ्यूचर है आपकी ई कॉमर्स का। इस तरह की प्रोडक्ट्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अपनी कंपनी में जहाँ पे हम चीज़ क्रिएट करते हैं, वहाँ पे ये ट्री नाम से लाइब्रेरी है, अगर इनके साथ में से कोई डेवलपर है। अभी फ़िलहाल ये बिल्कुल समझ लें कि स्टार्टिंग फेज़ के अंदर है, लेकिन ये है कि ये अभी फ्यूचर है आपके डिज़ाइंस का, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इस तरह की, लेकिन फ़िलहाल जस्ट आपको बताने के लिए कि आपका फ्यूचर कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ओके, सो अभी जो आप लोग चीज़ें देखते हो इस तरह की है, और आपका फ्यूचर मैंने दिखा दिया, तो इसलिए बहुत कुछ होने वाला आगे, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि मैथ हार्ड है, ट्राई वेबसाइट डिज़ाइन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास यूज़र जो है वो हर तरह का यूज़र है, ठीक है, और वो डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस चाहता है, ठीक है जी। सो मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो किस किस पॉइंट के ऊपर आता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो समझ लें कि जो यूज़र जिसने वेबसाइट ओपन की है उसको आपकी कंपनी की प्रोडक्ट को समझना कितना आसान था, ठीक है। द प्रोसेस दे गो थ्रू टू डिस्कवर योर कंपनीज प्रोडक्ट, कि आपकी जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसको समझना कितना आसान था। आपकी वेबसाइट उसने ओपन की, क्या उसको समझ आ गई कि वेबसाइट किस चीज़ की है। सिर्फ ये मतलब है इस बात का कि पहला पॉइंट क्या है यूज़र एक्सपीरियंस का, कि ओपन करने वाले को आपकी वेबसाइट जिसने ओपन की है उसको समझ आ गई है कि वेबसाइट किस चीज़ की है, कि आपकी वेबसाइट इतनी आसान, इतनी वेलकमिंग है कि देखने वाले ने बता दी कि अच्छा ये तो इस चीज़ की वेबसाइट है। दूसरी चीज़, कौन कौन से स्टेप्स ने फॉलो किए हैं आपके वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करने में,
जो काम वो करने आया था वहाँ पे, क्या ईज़िली उसको वो चीज़ मिल गई है? अपने माइंड में इस टाइम फेसबुक की वेबसाइट रखें या जो भी वेबसाइट आपने रिसेंटली यूज़ की है, उसको रखें कि आप जो काम यहाँ पे करने आए थे, क्या ईज़िली आपको मिल जाता है? उसके बाद कौन-कौन से थॉट्स या कौन-कौन सी फीलिंग्स आपके माइंड में आई हैं, उस काम को करने के बाद? क्या आपको बहुत मुश्किल से वो चीज़ मिली है? क्या वो चीज़ बिल्कुल सामने पड़ी हुई थी? आपका सामने एक ऑप्शन दिया हुआ था उन्होंने, वो बड़ा ईज़िली आपने एक्सेस कर लिया है? क्या फीलिंग्स थी आपकी? अक्सर आपने इस तरह की वेबसाइट देखी होंगी, एफबीआर की वेबसाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल, एनटीएस की वेबसाइट है, मिलता ही नहीं है, करने क्या गए थे वहाँ पे, कुछ नहीं समझ आ रही इसमें हो क्या रहा है। यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ती है कि इस वेबसाइट को यूज़ कैसे करना है, ठीक है? तो इसलिए कितना आसान है इस वेबसाइट को यूज़ करना, और आपने जब अपना टोटल जो टास्क था वो कंप्लीट किया है, तो आपकी फीलिंग कैसी थी, ठीक है? और उसके बाद आपने पूरा जब काम कर लिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो लास्ट इंप्रेशंस क्या हैं? क्या आप किसी को रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे आगे? वो एक चीज़ एंड में आती है। तो ये 4 डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके यूज़र एक्सपीरियंस से रेलेवेंट हैं, और आपने इन चारों पॉइंट्स पे कोशिश करनी होती है कि ये चारों जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपके क्लाइंट के अच्छे गुज़रें, ठीक है? वो आया आपकी वेबसाइट पे, उसको समझ आई है कि नहीं आई कि ये चीज़ क्या है, ये किस तरह काम करती है? सेकेंडली, जब वो काम करने आया था, उस काम को ढूँढना कितना आसान था, ठीक है? थर्ड, कि उस काम को करने के बाद उसकी क्या फीलिंग्स थी? और फोर्थ, जब वो सब कुछ कंप्लीट हो गया, वेबसाइट बंद होगी, लास्ट उसके इंप्रेशंस क्या थे? यानी कि तीनों का क्यूमुलेटिव अगर निकालें, तो उसके लास्ट इंप्रेशंस क्या थे? तो ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी होती हैं। ओके, सो इसके बाद हमारे पास सवाल ये आता है कि हम फिर वेबसाइट का जो यूएक्स है या यूज़र एक्सपीरियंस है, उसको बेहतर कैसे करेंगे? आज हम लोग समराइज्ड यूएक्स पढ़ेंगे कि ओवरऑल जो यूज़र एक्सपीरियंस है वेबसाइट का, वो कैसे बेहतर होता है। कल बहुत डिटेल में एक-एक पॉइंट को पढ़ेंगे कि टेक्स्ट को कहाँ पे रखना है, बटन को कहाँ पे रखना है, और किस तरह चीज़ों को अरेंज करना है, ठीक है? सो सबसे पहली चीज़ ये है आपकी वेबसाइट डिज़ाइन में कि आपने अपना जो गोल है उस पे फ़ोकस करना है कि हम वेबसाइट बना क्यों रहे हैं? हमारा पर्पस क्या है वेबसाइट बनाने का, वो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं, आप सिंपल उससे सवाल कर सकते हैं कि आप यूज़र के लिए वेबसाइट क्यों बना रहे हैं? आप क्या चाहते हैं अपने यूज़र से कि वो वेबसाइट पे आके क्या करें, ठीक है? मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं, माइट भी आप चाह रहे हो कि हमने कोई प्रोडक्ट रखी है वो सेल हो जाए, ठीक है? या हमारी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता चले हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है? आप कोई फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं अपने यूज़र से, आपका कोई ब्लॉग है आप वो दिखाना चाहते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ आप देखोगे कि हमारा एक्चुअल गोल क्या है, हम वेबसाइट क्यों बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अपनी ऑडियंस को जानें। अगर आपको अपनी ऑडियंस का नहीं पता कि इसके ऊपर वेबसाइट पे कौन लोग आएँगे, कौन इसको यूज़ करेगा, तो आपकी जो पूरी वेबसाइट है वो फ़ेल हो सकती है। इसकी ऑडियंस जो है, ये मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगा कि जब हम ऑडियंस को नहीं समझते, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो फिर क्या होता है? इसका एग्ज़ाम्पल मैंने आगे दे दिया है। तो जब तक हमें अपनी ऑडियंस का नहीं पता होगा, हम लोग डिज़ाइन नहीं अच्छा क्रिएट कर सकते, ठीक है? इसके बाद आपने जो अपना होम पेज क्रिएट करना है वो इनवाइटिंग होना चाहिए, ठीक है? उसको देख के पता चले कि यहाँ मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, ठीक है? जब आपको इनवाइट किया जाता है कहीं पे, तो आपको पता होता है कि अच्छा ये बंदा मुझे इसलिए बुला रहा है। तो आपका होम पेज इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको वो देखने वाला बुला रहा हो और पता चल रहा हो कि अच्छा इस वजह से मुझे यहाँ वेबसाइट पे बुलाया गया, तो मैंने यहाँ पे ये काम करना है। उसके बाद अपनी वेबसाइट का जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करें। एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर हम अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप लोग मुझे बताएँ? कि आपके माइंड में क्या आइडियाज़ आती हैं एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर कि हम लोग कैसे इसकी जो है स्पीड वो इंक्रीज़ कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट यही है कि आपके जो इमेजेस आप लोग लोड करोगे या जिस पे जो ऐड करोगे, कोशिश ये करेंगे कि वो पहली चीज़ है कि कोशिश करेंगे जेपेग इमेजेस हों, ठीक है? जहाँ पे ट्रांसपेरेंट इमेज की ज़रूरत नहीं पेश आ रही, वहाँ पे जेपेग इमेज हो। उससे बेहतर अप्रोच ये है कि वेबसाइट्स के ऊपर एसवीजी फॉर्मेट के अंदर इमेज यूज़ होता है। अब वो क्या भला है? एसवीजी हमने पढ़ा था कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक को एसवीजी कहते हैं, जो कि एक तरह से सोर्स फाइल भी है। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने जहाँ पे भी ग्राफ़िक्स यूज़ करने हैं, जहाँ पे भी इलस्ट्रेशन यूज़ करनी है, इवन कि अपना लोगो यूज़ करना है, वो वेबसाइट के ऊपर एसवीजी फॉर्मेट में लोगो यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेशन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एसवीजी जो है, वो कोड होता है, ठीक है? वो एचटीएमएल कोड के साथ बनता है, तो कोड को रन करना वेबसाइट के लिए बहुत आसान है, बहुत जल्दी लोड करती है वो। तो इसलिए बड़ी कंपनीज़ जितनी भी हैं, वो एसवीजी ग्राफ़िक्स को यूज़ करती हैं, बजाय इसके कि वो इमेज फ़ाइल यूज़ करें, ठीक है? लेकिन अगर किसी डेवलपर को एसवीजी फ़ॉर्मेट नहीं यूज़ करना आता, तो उसके बरक्स फिर वो वहाँ पे जेपेग यूज़ कर रहा होता है। जेपेग फ़ाइल जो होती है उसका जो साइज़ होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू पीएनजी।
ठीक है। पीएनजी फाइल्स हम अवॉइड करते हैं। अगर कहीं ट्रांसपेरेंट चीज़ चाहिए आपको तो वहाँ पे आप पीएनजी यूज़ करोगे, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो फिर हम जेपीईजी फाइल यूज़ करेंगे, और उससे बेहतर ये कि एसवीजी फाइल यूज़ करें। ठीक हो गया। उसके बाद अननेसेसरी एलिमेंट्स आप निकाल दोगे, उससे भी आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। ठीक है, जितने भी आप एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर रहे हो वो सिर्फ वही एलिमेंट्स होने चाहिए जिनकी ज़रूरत है आपको। ठीक है, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनकी कैटेगरीज क्रिएट कर दें। ठीक है, उनको डिफरेंट जगह पे ऐड कर दें, डिफरेंट पेज पे ऐड कर दें, लेकिन जो मेन पेज है आपका वो उसी चीज़ों के साथ होना चाहिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपको, जो होम पेज है आपका। ठीक है, इसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ऐसी कोई भी वोकेबलरी या ऐसे सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने कि जो क्लाइंट को समझ ही ना आए, यानी कि आपके क्लाइंट को ये ना हो कि डिक्शनरी ओपन करनी पड़े आपकी वेबसाइट को समझने के लिए। ठीक है, तो आपने वोकेबलरी और जो सेंटेंसेस हैं, जो ग्रामर है, वो उसी तरह की रखनी है जो नॉर्मल लोग समझ सकें। इसके अलावा आपकी जो वेबसाइट है वो डिवाइस रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है डिवाइस रिस्पॉन्सिव का? डिवाइस रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट हर तरह की डिवाइस के ऊपर ठीक से रिस्पॉन्स करे, उसका टेक्स्ट कट ना होना शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको अपना मोबाइल घुमाना पड़े वेबसाइट ओपन करने के लिए कि जी लैंडस्केप में ठीक से ओपन होती है, तो ऐसा कुछ ना हो। आप जिस भी डिवाइस पे अपनी वेबसाइट ओपन करो वो उस डिवाइस के साथ रिस्पॉन्स करे। पहले ये चीज़ बहुत रेयर थी, हर वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं थी। अब ये है कि आपके पास बने बनाए टेम्पलेट इस तरह के आ गए, या आपके जो डिवाइसेस हैं या कोडिंग लैंग्वेजेस जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ी बेहतर कर दी है, और आप बड़ा ईजीली अपना जो इमेज वगैरह है और जो सारा जो डिज़ाइन है उसको फिट कर सकते हैं अपने हर तरह के डिवाइस के ऊपर। ठीक है, तो वो खुद ऑटोमेटिकली हर डिवाइस के ऊपर फिट आ जाती है। इसके अलावा कोशिश करें आपके यूज़र के साथ कोई कनेक्शन बने। इस कनेक्शन किस तरह से जनरेट करेंगे? मल्टीपल मेथड्स हैं। कॉमन मेथड ये है कि आप कोई ह्यूमर ऐड कर रहे होते हैं, और जब तक आपको अपने यूज़र का प्रॉपर पता नहीं होगा तब तक आप प्रॉपरली एक कनेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। कोई ह्यूमर ऐड किया जाता है, कोई उससे रिलेवेंट चीज़ लगाई जाती है वहाँ पे, और इसके अलावा कोशिश की जाती है कि उनका कोई ईमेल एड्रेस वगैरह हमें मिल जाए ताकि हम उनको फ्यूचर में रीच आउट कर सके अपने यूज़र को। ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मली सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया होता है उन्होंने, कि आप वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देते हो तो आप उनकी न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब हो जाते हो। लेकिन जो कनेक्शन है वो तभी है कि आप अपने यूज़र से रेलिवेंट वहाँ पे कंटेंट ऐड कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा आपका जो कंटेंट है वो स्कैनेबल होना चाहिए। अब मुझे बताएं स्कैनेबल कंटेंट क्या होता है? ये चीज़ मैंने पहले बताई हुई है। स्कैनेबल कंटेंट का हमने जिक्र किया था रिज्यूमे डिज़ाइन के अंदर, कि आपका जो टेक्स्ट होना चाहिए, जो कंटेंट होना चाहिए, उसमें आपके पास जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको बग़ैर सारे टेक्स्ट को पढ़े हमें जस्ट हेडिंग से चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, तो हम लोग अपने वेबसाइट के डिज़ाइन को इतना क्लियर रखते हैं कि जस्ट टॉप से चीज़ें पढ़ें, यानी कि ऊपर स्किम रीडिंग करें तो वो पढ़ा जा सके। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपका जो कंटेंट हो उसकी अरेंजमेंट इस तरह हो कि वो लेफ़्ट से राइट, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो लेफ़्ट से राइट वो इस तरह से पढ़ा जाए, और हेडिंग्स इतनी क्लियर हों कि हम ईजिली उसको पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद आपके कॉल टू एक्शंस क्लियर होने चाहिए। क्लियर अप योर कॉल टू एक्शन का मतलब ये है, आपको कॉल टू एक्शन अब अच्छे से पता होना चाहिए कॉल टू एक्शन किसको कहते हैं, कि ऐसी कोई चीज़ जो मुझे किसी एक्शन परफॉर्म करने की तरफ बुला रही हो। वेबसाइट के ऊपर वो कुछ भी हो सकता है, आपका ऑर्डर नाउ का बटन, कॉन्टैक्ट अस का बटन, लॉगिन का बटन, साइन अप का बटन, यानी कि एक प्रोमिनेंट बटन होता है जिसको देख के हमें पता चल रहा होता है कि अच्छा इस बटन पर क्लिक करने से ये होगा। लेकिन आपका बटन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि उसको देख के पता ना चले कि इसमें क्या है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिखा हुआ है लर्न मोर। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये बटन क्या करेगा, क्या ये मुझे मज़ीद पेजेस पे लेके जाएगा, या मुझे ऑर्डर पेज पे लेके जाए, मुझे कहाँ लेके जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि क्लियर बटन से जो काम होना है वहाँ पे क्लियर लिखा हो कि ये बटन क्या करेगा। ठीक है, तो जो भी आप लोग बटन ऐड कर रहे होगे उसका टेक्स्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आपके उस पर क्लिक करने वाले को पता हो कि इस बटन पर क्लिक करने से ये चीज़ होगी। इसके अलावा आपका जो इंटरफेस होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक पेज के ऊपर जो पहला होम पेज है उस पर फॉन्ट कोई और यूज़ किए हैं, कलर कोई और यूज़ किए हैं, अगले पेज पे आपको ख्याल आया कि इसके ऊपर ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, आपने फॉन्ट भी चेंज कर दिए, कलर भी चेंज कर दिए। तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे हम। कोशिश ही करेंगे कि जो ओवरऑल डिज़ाइन है हमारा वो कंसिस्टेंट रखें। आगे चल के हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन भी करेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर, कमिंग वीक के अंदर, जब भी हमारे पास टाइम हुआ। वो चीज़ थोड़ा टाइम लेती है, तो कोशिश ये करेंगे कि उसको भी हम करें। लेकिन जो मेन चीज़ समझने वाली है कि आप लोगों ने जो भी डिज़ाइन क्रिएट करना है वो आपका कंसिस्टेंट डिज़ाइन होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल दी हुई है कि आपके डिज़ाइनर्स होते हैं वो इस तरह से बटन्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं और उन्हीं बटन्स को कॉपी पेस्ट करके अपने डिज़ाइंस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है,
कि प्राइमरी बटन ये है, सेकेंडरी बटन ये है, क्लिक करने के बाद इस तरह का हो जाएगा बटन, जो भी ओवरऑल उसका सिस्टम होगा वो ऑलरेडी इस तरह से जनरेट कर लेते हैं और फिर उसे कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। उसके अलावा ग्रिड सिस्टम यूज़ करें। ग्रिड सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं? आपकी ग्रिड सिस्टम का फ़ायदा ये होता है, आपकी जो भी अलाइनमेंट है वो सेट रहती है। हमें अच्छे से पता है कि ग्रिड सिस्टम का कितना फ़ायदा है, गाइड्स क्रिएट करने का कितना फ़ायदा है। यहाँ एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि आपने अगर वेबसाइट पे डिज़ाइंस कर रहे हैं और आइकन्स वगैरह यूज़ करें तो इस तरह से उसको अरेंज करें, बजाय इसके कि आप इस तरह अरेंज कर रहे हो, ठीक है। इस अरेंजमेंट के अंदर इशू ये आता है कि आपका कोई आइकन जो उसकी विड्थ ज़्यादा है, किसी की हाइट ज़्यादा है, तो वो इतना अच्छा अलाइन नहीं होता। ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है कि अपने तमाम आइकन्स को आप सेंटर में रखें और यहाँ से अपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करें। तो ये नॉर्मल एक मेथड है और इसको अपने पास नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास कोशिश ये करें कि अपने जो ओवरऑल यूज़र है उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगाएं, ठीक है। उसको देखें प्रॉपर्ली कि आपका यूज़र क्या चाहता है और वेबसाइट पे क्यों आता है, क्या काम लिया जाता है वेबसाइट के ऊपर, वो सारा कुछ थोड़ा समझें, उसको थोड़ा देखें, ठीक है। इसके अलावा आपका जो लेआउट है वो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन के अंदर आपका जो एक पेज है उसका एक सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, अगले वाले के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर एक भरा हुआ है, एक के लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है, राइट साइड पे कुछ नहीं है। तो कोशिश ये करें आपका जो पूरा लेआउट है अपनी वेबसाइट का वो बैलेंस्ड हो, टेक्स्ट जो है वो प्रॉपरली अलाइंड हो रहा हो और प्रॉपरली डिवाइडेड हो। ऐसा ना हो कि एक सेक्शन में आपने पूरी अखबार लिख दी है, अगले सेक्शन में एक लाइन लिखी हुई है। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें और कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। मैंने चीज़ पहले भी आपको बताई कि जो भी आप फ़ॉन्ट यूज़ करें, फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करें, वो तमाम वेबसाइट्स के पेजेस के ऊपर वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अवॉइड एक्सेसिव स्क्रॉलिंग। इसका क्या मतलब है? थोड़ा समझें इस बात को, सोचें और मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब बनता है। एक्सेसिव स्क्रॉलिंग का मतलब ये है कि आपके पेजेस की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो यूज़र है वो पेज स्क्रॉल करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ऐसा ना हो। आप लोग अपने जो कंटेंट है उसकी कैटेगरीज क्रिएट करें और फिर उन कैटेगरीज को टॉप पे अपने बैनर के अंदर दिखा सकते हैं कि इस कैटेगरी का हमारे पास कंटेंट है, ठीक है। फेसबुक का जिसमें जिक्र नहीं आ रहा। फेसबुक के अंदर आप स्क्रॉलिंग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो नया कंटेंट जनरेट कर रहा होता है। लेकिन आपकी जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे पोर्टफोलियो वगैरह किसी ने अपना अपलोड किया हुआ या प्रोफाइल है किसी कंपनी की, तो उसमें कैटेगरीज क्रिएट करें, बजाय इसके कि आपने, या ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसमें सारी प्रोडक्ट्स एक पेज पर डाल दिए, आप ढूंढने लगे हुए, आप बैठे हुए लगे हुए, उसमें पेज भी जल्दी लोड नहीं होगा और बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए कैटेगरीज क्रिएट करें अपने कंटेंट की, कौन सा कंटेंट किस कैटेगरी में फॉल कर सकता है। तो इसलिए ये एक अप्रोच यूज़ की जाती है ताकि आपकी वेबसाइट की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, उसमें उनका जो साइज़ है वो भी कम हो जाता है और कम स्क्रॉल करना पड़ता है आपको, ठीक है। यस, कीप इट सिंपल। चीज़ों को सिंपल रखें, बहुत कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। अगर चीज़ आपको समझ आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि आपके यूज़र को भी समझ आए। अपने डिज़ाइन को अपने यूज़र की पर्सपेक्टिव से देखें। कल के लेक्चर में हम और डिटेल में देखेंगे कि हम लोगों ने इमेज किस तरह की यूज़ करनी है, कहाँ चीज़ प्लेस करनी है, किसको कहाँ रखना है, तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि सिंपल किस तरह होगा डिज़ाइन। इसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका यूज़र जिस काम के लिए आपकी वेबसाइट पे आया वो काम उसके सामने होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो रेडीली एक्सेसिबल हो, कि जैसे ही उसको जो चीज़ चाहिए फ़ौरन उसको मिले और वो काम करे उसके ऊपर, ठीक है। अक्सर औक़ात ये होता है कि आपकी वेबसाइट बनी किसी और चीज़ के लिए होती है, उस पे कंटेंट कुछ और दिखाया होता है, आपकी चीज़ें कहीं और पड़ी होती हैं, तो वो फिर वेबसाइट का एक्चुअल जो मतलब होता है, जो मकसद होता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल दी हुई फेडरल बोर्ड की वेबसाइट की। अब फेडरल बोर्ड की वेबसाइट जिस काम के लिए है उस पे ये काम दिखाया नहीं जा रहा, ठीक है। ये होम पेज है उनका, वेबसाइट ओपन करते ही ये चीज़ सामने हमारे आ रही है। अब मैं वेबसाइट पे फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे क्यों जाऊँगा? मेरा माइट भी कोई रिजल्ट आया हुआ है या मैंने कोई फॉर एग्जांपल किसी पेपर के लिए अप्लाई करना है, कोई कंपार्ट है उसको क्लियर करना है, कोई भी इस तरह काम है। उन सारे कामों में से ये काम कहीं भी नहीं आता, ठीक है। आपका ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेज जो है वो इन दो साहब के फूल एक दूसरे को दे रहे हैं और उसमें ज़ाया हो रहा है। ये चीज़ दिखाएं, मैं ये नहीं कह रहा ना दिखाएं, लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं आना चाहिए। चेयरमैन का खिताब इसके अंदर लिखा हुआ है, हमें बातें ज़्यादा हैं और काम कम है। ये चीज़ें यहाँ नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर कॉल टू एक्शन होने चाहिए कि आपको ये काम करना है, यहाँ क्लिक करें, ये काम करना है, यहाँ क्लिक करें, ठीक है। अब इसमें देखें, इवेंट स्टूडियो, ऑफिस, अबाउट अस, पब्लिकेशन, प्रोक्योरमेंट। मुझे बताएं मैट्रिक का बच्चा इस वेबसाइट को ओपन करेगा, उसको क्या पता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है हमारी, जी मोहम्मद कैसर साहब ने ये कर दिया है, उन्होंने वो कर दिया है। अब यहाँ जाके पता चलता है नोटिफिकेशन एनुअल एग्जाम ये हमारे पास आ रहा है, इधर से क्लिक करके तो हमें मिलेगी चीज़। जो एक्चुअल काम यहाँ पे करना था वो कहाँ है और जो काम नहीं करना वो कहाँ है। तो बराए मेहरबानी आगे चल के जब आप लोग वेबसाइट डिज़ाइन करोगे ये सब नहीं करना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी ऑडियंस डिफाइन नहीं है।
बनाने वाले के माइंड में ऑडियंस कौन था, ये साहब, या पता नहीं शायद ये साहब, क्योंकि इनको खुश करना है। और जी वेबसाइट ओपन करो फेसबुक की, सॉरी FBSC की, सारी तस्वीर सामने लगी है, जो भी, और वट एवर दैट इज, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को ख़त्म करें और एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर आप अपने यूज़र का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। ठीक है, इसको आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे चेयरमैन का खिताब आ रहा है, और जिन्होंने ये कह दिया वो कह दिया। भाई मैट्रिक के यूज़र को क्या फ़र्क पड़ता है आपने क्या कहा है, आपने क्या किया उसके लिए उसको वो फ़र्क पड़ता है, और आपने क्या किया उसके लिए कुछ भी नहीं, ये सामने नज़र आ रहा है। आप उनका एक्सपीरियंस बेहतर करें। और ये सिर्फ फेडरल बोर्ड की वेबसाइट नहीं है, ये आपके बहावलपुर के जो वेबसाइट है, जो बोर्ड की वेबसाइट है, उसका भी यही हाल है। भाई पाकिस्तान के क्या है, कैडेट कॉलेज का ऐड आ रहा है, स्वीट होम कैडेट कॉलेज। वो भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मैं जो काम करने आया मुझे वो बताएं यहाँ पे। ठीक है, ये एनुअल सेरेमनी आ रही है, यहाँ कहाँ मुझे मिलेगा कि मैं अपना जो रिजल्ट देखने हैं वो मैं देख सकूँ। चेयरमैन का खिताब है यहाँ पे, चेयरमैन की तस्वीर है यहाँ पे। बनाने वाले ने वेबसाइट में बनाते हुए उस बच्चे को माइंड में नहीं रखा जो यहाँ पे काम जो करने आया था। ठीक है, उनकी ऑडियंस ही अलग है। तो आप लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ से बाहर आना है, और प्रॉपर जो आपका मेन फोकस है वो आपका यूज़र होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हर वेबसाइट पे जाकर उसको क्रिटिक नहीं कर सकते, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, जिस भी वेबसाइट का यूज़र डिफाइन नहीं है उसमें यही होगा। उसके बाद अपना जो आपका यूज़र है या कोई और लोग हैं, आप उनसे इनपुट ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है, आपका क्या फीडबैक है इस डिज़ाइन पे। ठीक है, उससे भी काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाती है। और अपनी जो क्रिएशंस हैं उनको रिसाइकिल करते रहें, टाइम के साथ साथ अपने इंटरफेस को बेहतर करते रहें। अगर आप वही ईबे की वेबसाइट पुरानी वाली पे काम करते रहेंगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए टाइम के साथ साथ ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए चीज़ों को बेहतर करते जाएं। और लास्ट में आप लोगों ने एक ये ब्लॉग है जिसके अंदर 100 यूज़र एक्सपीरियंस टिप्स दी हुई हैं, एक एक चीज़ के ऊपर कि आपने कलर कौन सा रखना है, किस चीज़ पे कौन सी चीज़ आएगी, कहाँ पे क्या चीज़ प्लेस करनी है। कोशिश करें कि वीकेंड से पहले पहले ये चीज़ आप पढ़ लें। नॉर्मली होता था कि जब मैं क्लास में चीज़ पढ़ाता था तो मैं ये 100 टिप्स जो थी वो क्लास में अपने सामने बिठा के सारी टिप्स पढ़ाता हूँ, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको ना पता हो। लेकिन अब आप लोग दूर हैं मेरे से, अब आप लोगों के भरोसे में इसको छोड़ता हूँ कि आप लोग खुद पढ़ लेंगे। जिस बंदे ने ये 100 टिप्स पढ़ ली हैं और उसको ये चीज़ समझ आ जाती है कि हर टिप क्या कह रही है, वो वेबसाइट डिज़ाइन में कभी मार नहीं खाता। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे वो कर लेंगे, हो जाएगा, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि ये मैंने ओपन की हुई है। ठीक है, 100 टिप्स ये ओपन है। ठीक है, यूएक्स डिज़ाइन टिप्स फॉर यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, और यहाँ पे उन्होंने सारी टिप्स दी हुई है कि फ़्लो कैसा होना चाहिए। एक ही चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि फ़्लो किस तरह क्रिएट होगा। उसके बाद स्क्रोलिंग को किस तरह क्रिएट करना है आपने, स्क्रोलिंग जब करेंगे तो यूज़र के सामने क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कलर कंट्रास्ट किस तरह का होना चाहिए, लोडिंग जब क्रिएट करनी है तो कैसी होगी, यहाँ तक हर चीज़ के बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हेल्प और हिंट्स वगैरह आप क्रिएट करो, टूल टिप्स क्रिएट करो, वो कैसी होनी चाहिए, आइकन्स किस तरह से बनाने हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये सब कुछ लेक्चर में नहीं बता सकता, बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, लेकिन ये एक सेंटेंस के बारे में लिखा। अभी देखिए इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटैलिक टेक्स्ट जो होता है वो हार्ड टू रीड होता है, स्पेशली फॉर डायलेक्सिस रीडर्स, कि जिनको डायलेक्सिया होता है वो इस तरह के लेटर्स को नहीं पढ़ सकते जो अटैलिक होता है, इसलिए अटैलिक वर्ड्स नहीं लिखते। उसके अलावा डो नॉट यूज़ ऑल कैप्स इन योर हेडलाइंस एंड टैगलाइंस, इट्स मच हार्डर टू रीड। अब ये चीज़ें आपको पता है लेकिन उन्होंने यहाँ पे दोबारा बताई हुई है, तो इसलिए बराए मेहरबानी 100 टिप्स को पढ़ लें। अगर आप ये टिप्स समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो बड़ा ईजी हो जाएगा। अगर कोई आपको इनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती, आपने सिंपल ये अपने पास कॉपी करते जाना है और नोटपैड में सेव करते जाएं, और कल आपने मेरे पास ये कमेंट्स के अंदर इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, वो लाइन एज इट इज़ आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, पहले तरीका ये कि आपको फॉर एग्जांपल ये समझ नहीं आते कैरोसेल्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे सर्च करोगे। ठीक है, और इसके आगे लिख दें वेबसाइट, ताकि वेबसाइट के ही वो वर्ड बताए आपको। आप इमेजेस में जाओ, यहाँ उसने बता दिया कैरोसेल्स क्या होते हैं, ये होते हैं जी जो आपकी वेबसाइट पे इस तरह से स्क्रॉल हो रहा होता है आगे पीछे। यहाँ पे ये देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो एरो दिए होते हैं और ये ब्लॉक्स जो इस तरह से रोटेट हो रहे होते हैं और स्लाइड हो रहे होते हैं, इनको यहाँ पे कैरोसेल्स कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके अलावा आपके पास फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डेंस का नहीं पता आपको, आप यहाँ से इसको सर्च करें। ठीक है, अकॉर्डेंस फॉर वेबसाइट, और ये आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास इस तरह से अकॉर्डेंस बनते हैं। ये मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप किसी भी ओपन करोगे तो वो मज़ीद डिटेल में आपको दिखा देता है। मैं यहाँ पे वर्किंग वाला कोई देखता हूँ आपको मिल जाए। एक सेकेंड, गैस यहाँ पे होगा।
वेबसाइट कोड, ये देखें, ठीक है। ये जो आपके पास ओपन करने से इस तरह से एक्सट्रैक्ट होते हैं, मजीद कंटेंट इसमें आ जाता है, तो वो चीज़ में यहाँ पे बताई हुई है कि वो किस तरह क्रिएट करने। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों का समझें कि एक साइड असाइनमेंट है कि जब डिज़ाइन थक जाते हैं तो इन चीज़ों को पढ़ लें।